जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों आवाज़ आ रही है? जी बच्चों आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। अजान हो जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. Okay, Yes, let's sir. start with the previous lecture. लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था और लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द गोल्स ऑफ ओएमटी इवैल्यूएशन। ठीक है, जिसमें टोटल 3 गोल्स हैं। ठीक है, हमारी जो ओएमटी इवैल्यूएशन है और ट्रीटमेंट है, इट मस्ट बी एंड इट ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दीज 3 गोल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट द सोमैटिक डिसफंक्शन। ठीक है, सो सोमैटिक डिसफंक्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात की थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट द असेसमेंट टूल्स फॉर मेजरिंग सोमैटिक डिसफंक्शन और डिटरमाइनिंग सोमैटिक डिसफंक्शन, और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि उसमें कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, सो फिर हम लोगों ने बात की थी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, जो कि सेकंड गोल है, और थर्ड गोल है आपका मेजरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मेजरिंग प्रोग्रेस। जब पेशेंट आपके पास आता है और आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो एग्जामिनेशन के बाद जो मेजरमेंट्स आपके सामने आती हैं वो आपकी बेसलाइन मेजरमेंट्स हैं।
आफ्टर अ वीक और 2, ठीक है, आपने री इवेल्युएशन करनी होती है, ठीक है, जस्ट टू confirm whether your diagnosis is true or not, whether your diagnosis is correct or not, or whether the treatment you are giving is it suitable or not, ठीक है, means to say after 2 weeks when you are going to have a re-evaluation or reassessment, if the patient sign and symptoms decreases, ठीक है, or improves, means if the patient there is a case of hypomobility and you have given the treatment for 2 to 3 weeks, after that you are going to have a reassessment and you found that कि जी अब मोबिलिटी बेहतर हो गई है, पहले से इम्प्रूव हो गई है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो कि अपनी जो ट्रीटमेंट आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट की होती है, आप उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हो और इसके अलावा आप उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऑन द ऑपोजिट, ऑन द अदर साइड, अगर भी असेसमेंट में आपको ये फील होता है या आपको पता चलता है, यू हैव फाउंड दैट आपकी ट्रीटमेंट से हाइपोमोबिलिटी को इतना फर्क नहीं पड़ा जितना कि पड़ना चाहिए था 2 to 3 वीक्स में, तो फिर आप क्या करोगे कि आप अपनी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करोगे, ठीक है, या आप ये करोगे कि आपका डायग्नोसिस नहीं ठीक, या फिर आप क्या करोगे कि अपनी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करोगे कि जो ट्रीटमेंट आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप दे रहे हो उस ट्रीटमेंट का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं होता कि आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आपने ट्रीटमेंट दी है, ठीक है, तो पहले दिन में ही आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा। हमेशा चीज याद रखनी है कि फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजी की लिमिट से पैथोलॉजी की लिमिट में आते हुए, मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक रीजन है, वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उस अपनी फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फिजियोलॉजी की लिमिट्स में परफॉर्म कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को पैथोलॉजिकल कंडीशन में आते हुए एक लंबा अरसा चाहिए, एक टाइम चाहिए, ठीक है। अगर तो ट्रॉमा नहीं हुआ, अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर कोई इंजरी नहीं हुई, तो इट विल टेक अ टाइम टू मूव फ्रॉम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू वर्ड द पैथोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो अब आप जब ट्रीटमेंट देते हो तो अब आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस से वापस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, सही है। तो जब आप ट्रीटमेंट दे लोगे 1 to 2 वीक्स, तब आपको पता चलेगा आफ्टर हैविंग अ री इवेल्युएशन कि क्या वाकई ही मेरी ट्रीटमेंट ठीक थी, मुझे इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए या मुझे ट्रीटमेंट को कोई और ट्रीटमेंट यूज करनी चाहिए, या फिर क्या मेरा डायग्नोसिस ही गलत था। समझ आ गई बेटा? जी बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. Now, what are the elements of OMT evaluation? These are the most important steps. हमने इससे पहले जो बात की थी वो सिर्फ बात की थी कि जी एक्टिव मूवमेंट्स करते हैं, पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, रेजिस्टेड मूवमेंट्स, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स, एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स, ठीक है। नाउ दिस इज द डिटेल्ड कंपोजिशन कि हम लोग OMT इवैल्यूएशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले रीजन्स में देखते हैं कि विच रीजन इज एट फॉल्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें पेशेंट आके यही बताता है ना जी मेरे शोल्डर में पेन है या मेरी एल्बो में पेन है या मेरी रिस्ट में पेन है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई विच रीजन इज एट वल्नरेबल और विच रीजन इज एट फॉल्ट, ठीक है ना। हमने उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेडिकल डायग्नोसिस एंड द फिजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस के ऊपर नहीं रहना, आपने फिजिकल डायग्नोसिस के ऊपर आना है कि क्या
इशू है इसके अंदर, क्या एबनॉर्मेलिटी है, ऐसी क्या मेल अलाइनमेंट है जिसको हमने ट्रीट करना है या जिसको हमने मैनेज करना है। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। दिस इज द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द हिस्ट्री, द डिटेल्ड एग्जामिनेशन। और डिटेल्ड एग्जामिनेशन में आपके पास सबसे पहला स्टेप आ जाता है हिस्ट्री का। डिटेल्ड एग्जामिनेशन में जब आप सबसे पहले हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री में आपके पास एक पेशेंट आता है तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कभी भी हिस्ट्री में क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही पूछना। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, कि व्हाट हैपेंड टू यू, या आप ये पूछ सकते हो या आप ये पूछ सकते हो आपकी शोल्डर में पेन कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, एंड लेट द पेशेंट टू ब्रीफली डिस्क्राइब इट टू यू। ठीक है, अब पेशेंट उसमें आपको कोई भी हिस्ट्री बता सकता है, मतलब अपने किसी रिलेटिव की भी हिस्ट्री बता सकता है, जी मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई इस तरीके से और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और उस दिन मुझे टेंशन थी। यू हैव टू लिसन टू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट वो चीज़ होगी जिसमें वो आपको ये बताएगा कि मुझे ये पेन स्टार्ट कब हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे इंक्रीज हुई है, कब कब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है पेन की, कब कब ये पेन रिलीव होती है। ठीक है, आपके पास आने से पहले मैं कहाँ कहाँ पर घूम चुका हूँ या कहाँ कहाँ पर ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, कौन कौन सी मेडिसिन में ले चुका हूँ, या इससे पहले अगर मैंने फिजिकल थेरेपी करवाई है तो उसमें मैं क्या क्या थेरेपी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों को देखना है और इन सब चीज़ों को उसकी हिस्ट्री में से पिक करना है। ठीक है, तभी आप एक स्पेसिफिक रीजन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तक पहुंच सकेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉज। जैसे मैंने पहले भी शायद आप लोगों को एक एग्जांपल बताई हो कि एक पेशेंट है, वो आपको आके कहता है कि मैं जब चलता हूं तो मेरी पेन बढ़ जाती है और जब मैं बैठता हूं तो पेन रिलीव हो जाती है। और एक ऑपोजिट साइड पे ऑन द अदर साइड एक पेशेंट ऐसा है जो कहता है कि मैं बैठता हूं तो पेन ज्यादा हो जाती है, जब मैं चलता हूं तो पेन कम हो जाती है। सो बोथ हैव द डिफरेंट डायग्नोसिस। So you have to pick these statements from the history. ठीक है, what are the relieving factors, what are the aggravating factors. ठीक है, समझ आ गई बच्चों? The next one Yes, is sir. inspection. ठीक है, that is observation. You have to observe the patient. ठीक है, आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, डेट आर द anatomical landmarks. Anatomical landmarks means, ठीक है, कि whether the right ear and the left ear lie in the same plane, whether the hairline lies above the collar or above the thoracic region. ठीक है, जिसकी हेयरलाइन बिलो होगी इसका मतलब क्या है, वेब्ड नेक के साथ आया है एक पेशेंट। जिसकी हेयरलाइन अबव होगी इट मींस दैट इज नॉर्मल। ठीक है, वेब्ड नेक का पता है ना बेटा, जिनमें अक्सर क्लिपल Yes, sir. फेल सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें जो नेक होती है वो यूनाइट कर जाती है और उसमें हेयरलाइन आपके बिलो होती है। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात की? सर दोबारा बता दें। जी बेटा, सर ये दोबारा रिपीट कर दें, वेबनेक। वेब नेक का मतलब क्या है कि जिसकी हेयरलाइन होती है पीछे, हेयर कहां पर एंड करे। If the hairline is below or near the rib cage, ठीक है, तो it means that this is a case of webbed neck. ठीक है, webbed neck Klippel fail syndrome. ठीक है, that is a syndrome in which there is a condition कि patient present करता है with a low hairline. उसकी हेयरलाइन काफी नीचे होती है, अप्रोक्सीमेट विद द thoracic region। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नेक होती है दैट इज नॉट मच मूवेबल। ठीक है, उसमें यूजुअली जो वर्टेब्रास होते हैं वो फ्यूज्ड हुए होते हैं। ठीक है, so you have to observe the structures, the anatomical landmarks, you have to observe the shape, you have to observe the posture, ठीक है, of the patient। ठीक है, now observation will give you a lot more to learn।
जब आपके पास बेटा हिस्ट्री आ जाती है ना, ठीक है, किसी भी एक रीजन से रिलेटेड, और फिर जब आप उस रीजन को ऑब्जर्व करते हो, उस पर्टिकुलर रीजन को ऑब्जर्व करते हो और कंपेयर करते हो विद द नॉर्मल साइड, लेट्स से राइट एल्बो का इश्यू है, तो आप राइट एल्बो के पोस्चर को अपनी राइट एल्बो के पोस्चर से नहीं वो करोगे, कंपेयर आप उसी पेशेंट की लेफ्ट एल्बो से कंपेयर करोगे फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। You can even compare with along with the approximation of the two elbows. आप approximate कर सकते हो to identify where there is an asymmetry. ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात की? So that is an important aspect. ठीक है। Second is the test of function. ये हम लोगों ने बात की थी अबाउट जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में बात की थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। सो यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ फंक्शन, the functions which are able to perform at a specific joint or at a specific region, you have to test those functions, ठीक है। If there is elbow flexion and extension, then you have to test this movement, and if there is flexion, extension, rotations, internal, external, then you have to test these movements, ठीक है। उसमें जो टेस्ट ऑफ फंक्शन है उसके बारे में आप सबको पता है कि कैसे कैसे करना है टेस्ट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट्स, फिर पैसिव रोटेटरी मूवमेंट्स, फिर रेजिस्टेड मूवमेंट्स, फोर्थ में आपके पास जॉइंट प्ले मूवमेंट्स, और लास्ट में आपके पास आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यू हैव टू चेक द मूवमेंट्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज आफ्टर टेस्ट ऑफ फंक्शन इज द पल्पेशन, ठीक है। यू हैव टू पल्पेट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप पल्पेट करोगे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, और स्ट्रक्चर को चेक करोगे कि विच स्ट्रक्चर इज एट फॉल्ट, ठीक है। इज दैट अ मसल, इज दैट अ पेरिफेरल नर्व, इज दैट अ लिगामेंट, इज दैट अ कैप्सूल, ठीक है, और इज दैट अ बोन, ठीक है। आपने इन सब चीजों को चेक करना है। इज दैट अ मेनिस्काई, ठीक है। यू हैव टू पल्पेट, और पल्पेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको एनाटॉमी बहुत अच्छी पता हो। जब आपको एनाटॉमी पता होगी तो देन यू आर एबल टू पल्पेट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और पल्पेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी में, क्योंकि पल्पेशन ही आपको बताती है कि दिस स्ट्रक्चर इज एट फॉल्ट, और व्हेन यू आर एबल टू परफॉर्म सम एक्सरसाइजेस, ठीक है, जब आप कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर, तो उन एक्सरसाइजेस का स्पेसिफिक रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए आपको पल्पेशन की जरूरत पड़ती है। लेट्स से आई एम आस्किंग अ पेशेंट टू हैव अ क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक्स, ठीक है। अब मैं पेशेंट को कहूँ कि जी आपने क्वाड्रिसेप को आपने नी को स्ट्रेट करना है या नी को प्रेस करना है, लेकिन अगर मैं उसको पल्पेट नहीं कर पा रहा तो मे बी वो कुछ और मसल्स का यूज कर रहा हो। अब कुछ और मसल्स कौन से हो सकते हैं? एक ऐसा मसल है जो कि क्वाड्रिसेप की तरह ही फंक्शन करता है, दैट इज सार्टोरियस मसल, ठीक है। सार्टोरियस मसल हिप को भी क्रॉस कर रहा है, नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, एंड इट कैन produce the same effect as that of quadricep, ठीक है। फिर there is an imbalance between vastus medialis and vastus lateralis. मेरा काम था कि मैंने वास्टस मेडियालिस की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, लेकिन जब मैं क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक्स करवा रहा हूं तो पेशेंट वास्टस लेटरालिस को ही यूज कर रहा है, ठीक है। जब मुझे पल्पेट नहीं करना आएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट विल इफेक्ट, ठीक है, तो पेशेंट विल रिमेन एट रिस्क, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप इज द न्यूरोलॉजिकल एंड वेस्कुलर एग्जामिनेशन। अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपके पास सेंसेशंस को चेक करने का तरीका है, ठीक है। आपके पास नर्व्स को चेक करने का तरीका है। पेरिफेरल नर्व्स के लिए आप लोग नर्व टेंशन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, जैसे मीडियन नर्व का टेस्ट होता है लाइक दिस, ठीक है। अल्नर नर्व के लिए होता है लाइक दिस, ठीक है, एंड रेडियल नर्व के लिए होता है लाइक दिस। सो यू हैव डिफरेंट टेंशन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक कर सकते हो।
टेंडन रिफ्लेक्सेस में आपके पास कौन कौन सा आ जाता है? ब्रेकियोरेडियालिस का, बाइसेप का, ट्राइसेप का, ठीक है, ये डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग क्वाड्रिसेप का चेक कर सकते हो, ठीक है, आप एंकल डॉर्सिफ्लेक्सर्स का चेक कर सकते हो, प्लांटर फ्लेक्सर्स का चेक कर सकते हो। सो यू हैव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस टू एग्जामिन और टू टेस्ट, ठीक है, विदाउट हैमर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सेंसरी टेस्टिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो? पिन प्रिक्स यूज कर सकते हो, लाइट टच यूज कर सकते हो, वाइब्रेटरी कोई चीज यूज कर सकते हो। कोई चीज वाइब्रेट करिए, आप वाइब्रेशन वाली वो चीज अगर रखो और पेशेंट फील ना कर सके उसको, स्लो वाइब्रेशन को या फास्ट वाइब्रेशन को, तो इट मीन्स के सेंसेशंस आर लॉस्ट, हिज और हर सेंसेशंस आर लॉस्ट। पिन प्रिक सेंसेशंस, ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सेंसेशंस, ठीक है, ये तमाम सेंसेशंस, लाइट टच, ठीक है, इन सब चीज़ों को पेशेंट को चेक आप इजीली चेक करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से सेंसिटिव टेस्टिंग कर दी, ठीक है। सबको पता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैसे चेक करते हैं? Yes, sir. जी बच्चों। यस सर, पता है। जी आफा बेटा। जी सर, मैंने आप कहा कि जी पता है कैसे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक मिनट बेटा, मुझे फैन ऑफ करने की जवाब। जी बच्चों। जी बेटा आप बताइएगा। कुछ नहीं सर, मैंने कहा था, आपने क्वेश्चन किया था कि आपको पता है कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं, तो सर मैंने कहा था जी पता है। जी मैंने ये पूछा था कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैसे चेक करते हैं? सर हम लोग पास पॉइंट पे हम लोग सर पिन्स को हम लोग पिक करते हैं, तो हम लोग पेशेंट को पूछते हैं कि आपको पता चला है कि आपको 2 जगह पे पिन्स को हम लोगों ने पर्स किया है। तो अगर पेशेंट बता दे तो हमें पता चल जाएगा कि सेंसरी उसकी ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हम कहेंगे कि उसकी सेंसरी जो एवल्यूशन है वो खराब। बिल्कुल ठीक है बेटा, जहां पर उसको फील हो जाए कि दैट 2 पॉइंट्स आर प्रिकिंग, ठीक है, अगर उसको 2 पॉइंट्स ही फील हो तो इट मींस कि इट्स नॉर्मल, और जहां पर उसको 1 पॉइंट फील हो, ठीक है, इट मींस कि दैट इज एन एबनॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग गिर्थ मेजरमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। गिर्थ मेजरमेंट्स फॉर एग्जांपल बाइसेप की गिर्थ मेजरमेंट लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, हैमस्ट्रिंग्स की, क्वाड्रिसेप्स की, काफ मसल्स की आप लोग विड्थ को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें रेफरेंस पॉइंट बेटा एक ही होना चाहिए। अगर आप राइट साइड पे एक गिर्थ मेजरमेंट ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर भी आपको वैसे ही गिर्थ मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। And the last one is the vascular test. Vascular test के लिए जो most important चीज़ है, data are the pulses, ठीक है। pulses आप radial pulse चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एंकल में डॉर्सल पेडिस आर्टरी, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस, ठीक है, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को चेक कर सकते हो, पल्पेट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, डॉर्सल पेडिस आर्टरी डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट के ऊपर आप चेक करते हो, ठीक है, बिटवीन द ग्रेटर टो एंड द फर्स्ट टो, फर्स्ट टो एंड द सेकंड टो, उसमें आपको डॉर्सल पेडिस आर्टरी की पल्पेशन मिलती है। अच्छा, मीडियल मेलियोलस के बिहाइंड आपको जो मिलती है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की मिलती है, ठीक है। पोप्लिटियल आर्टरी की आप चेक कर सकते हो बीनीथ द नी पल्स को, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर रेडियल आर्टरी की पल्स को चेक कर सकते हो जो कि इजीली पल्पेबल है, ठीक है। और यहाँ पर या तो ब्रेकियल आर्टरी को चेक कर सकते हो, ठीक है, एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। सो दीज आर द पल्सेस दैट यू आर एबल टू चेक, ठीक है। These are all the elements of the OMT evaluation. The next step is the medical diagnostic studies. Medical diagnostic studies में आप लोग diagnostic imaging, radiographic examination लेते हो, एक्सरेज, ठीक है। इसके अलावा आप लोग MRI वगैरह यूज कर सकते हो, CT स्कैन यूज कर सकते हो, ठीक है, to have a radiographic appearance of the structure. सेकेंडली लैब टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लैब टेस्ट में आपके पास ESR आ जाता है, CBCs आ जाते हैं। डिफरेंट लैब टेस्ट यूज करके आप लोग डायग्नोज कर सकते हो कि वेदर देयर इज एन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और नॉट,
ठीक है। बैक्टीरियल आर्थराइटिस भी होता है जिसको हम लोग पायोजेनिक आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। हीमोफिलिक आर्थराइटिस भी होता है। सो ऐसी चीजों को चेक करने के लिए आप लोगों को लैब टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ठीक हो गया। सीबीसी करवाना पड़ता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR चेक करना पड़ता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करनी पड़ती है, तो जिससे पता चल जाता है यस देयर इज एन इन्फेक्शन विद इन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज। इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल नर्व कंडक्शन स्टडी, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज, ठीक है, जिसमें आप लोग मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करो, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज, और जो नर्व की कंडक्शन को चेक किया जाता है दैट इज नर्व कंडक्शन स्टडीज। सो दीज आर द इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज। द लास्ट वन इज अ पंक्चर, ठीक है। अब पंक्चर्स में आपको क्या पता चलता है? कौन से पंक्चर्स होते हैं? लंबर पंक्चर, ठीक है। लंबर पंक्चर में क्या किया जाता है कि आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इवैक्यूएट किया जाता है, थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लैब टेस्ट किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, यूजुअली मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है, ये हम लोग चेक करते हैं मेनिंजाइटिस में, ठीक है ना, लंबर पंक्चर जिसमें करते हैं। And the last one is the diagnosis and the trial treatment. You have come to a diagnosis and then you are starting a trial treatment. If you are confirmed about a diagnosis, you don't have to apply for a trial treatment, you just go through it. आपको वो ट्रीटमेंट, आपको पता है कि इस ट्रीटमेंट से ही इस कंडीशन में ठीक होना है, तो आपने वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, फिर आपको उसके लिए ट्रायल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि एक पेशेंट आर्थराइटिस के साथ आया है तो आपने उसकी आर्थराइटिस वाली ही मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, फिर आपको वो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि जो उसको स्ट्रेन के लिए हम लोग यूज करते हैं या एंकल स्ट्रेन के लिए यूज करते हैं या किसी की लिगामेंटस इंजरी के लिए या मस्कुलर इंजरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। So that is the end of the lecture number 5. सर जी बेटा। सर पल्सेस के नीचे एक पॉइंट था, वो रह गया वास्कुलर वाले में। ब्रूजेस चेक किए जाते हैं, ब्रूट्स लिखा हुआ है वहां पे, ब्रूजेस मतलब कहीं पे ब्रूज तो नहीं बना हुआ। ऑब्वियसली अगर कहीं पर ब्रूज बना हुआ है तो इट मींस कि देयर इज अ कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। हम लोग ब्रूजेस देखते हैं ना, अब अगर आपने उन लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी हो तो पैथोलॉजी में ब्रूजेस की 4 टाइप्स हैं, पढ़ी हुई पैथोलॉजी? जी सर। जी सर पढ़ी हुई है। ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ब्रूजेस में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पेटिकियाए होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, वो जैसे एक्कीमोसिस होती है, ठीक है, पेटिकियाए छोटे छोटे स्मॉल ब्रूजेस होते हैं, पिन लाइक ब्रूजेस, ठीक है। एक्कीमोसिस एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा होता है, ठीक है, और ब्रूज इटसेल्फ, ठीक है, है, ठीक है। इसी तरीके से एक और टाइप भी है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आपने चेक करना होता है कि वेस्कुलर डिसऑर्डर्स मींस कि कोएगुलेशन इश्यू तो नहीं है कहीं पर भी किसी बॉडी रीजन में। समझ आ गई बेटा? जी सर। सर जी बेटा। सर वो पिछली क्लास में आपने बोला था कि जो हैंड से पैल्पेशन है ना, हम वो मसल टाइटनेस की नहीं कर सकते, और इस क्लास में आपने बोला है कि हम लोग कर सकते हैं। मसल टाइटनेस की हम लोग पैल्पेशन कर सकते हैं, पिछली क्लास में आपने बोला था नहीं कर सकते। मसल टाइटनेस की पैल्पेशन मतलब आपने बोला था कि मसल्स, कौन सा मसल टाइट है, कौन सी साइड का ट्रेपीजियस जो है वो शॉर्टन हुआ है, ये हम जो है वो पैल्पेट नहीं कर सकते। बेटा वो तो देखो ना, मसल एक शॉर्टेंड हुआ है, एक मसल लेंथेंड हुआ है, तो पैल्पेशन से बेटा ये नहीं पता चलेगा, ये पता चलता है मसल लेंथ टेस्ट से, ठीक है। जब हम मसल की लेंथ को चेक करते हैं, पैल्पेशन जब हम लोग करते हैं तो पैल्पेशन इसलिए की जाती है ताकि हमें पता चले कि क्या ये स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी है। मींस व्हेन यू आर गोइंग अपर ट्रैप को मैं चेक कर रहा हूँ, लेट्स से मैं अपर ट्रेपीजियस को चेक करता हूँ पल्पेट करके, तो मुझे क्या ये पता चल जाएगा कि अपर ट्रेपीजियस टाइट है या नहीं है? नहीं पता चलेगा। पल्पेशन से मुझे क्या पता चलता है अपर ट्रेपीजियस की, कि क्या अपर ट्रेपीजियस में कोई ट्रिगर पॉइंट है, कोई टेंशन बैंड्स मौजूद हैं जो कि पेन की कॉज बन रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस।
मसल की Okay, लेंथ को चेक करने के लिए हमेशा मसल लेंथ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और पैल्पेशन जो होती है वो हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर और लीजन प्रेजेंट विद इन अ मसल। ठीक है, मतलब ट्रिगर पॉइंट अगर प्रेजेंट है तो वो मसल लेंथ से तो नहीं हमें पता चलेगा कि जी ट्रिगर पॉइंट प्रेजेंट है या नहीं है, ना हमें मसल लेंथ टेस्ट से ये पता चलेगा कि जी वहां पर कोई टेंडरनेस है। ठीक है, तो टेंडरनेस को फील करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पल्पेशन ही यूज करते हैं ना। ठीक है बेटा, सर ये जो ग्रिट मूवमेंट्स है बेसिकली विड्थ ऑफ मूवमेंट्स को हम इसमें काउंट करेंगे। विड्थ ऑफ ग्रिट मूवमेंट्स जो है सर, ग्रिड मूवमेंट्स, तो ये बेसिकली Grit? विड्थ ऑफ मसल। मूवमेंट नहीं, ग्रिथ मेजरमेंट्स अच्छा, ग्रिड मेजरमेंट्स। मेजर करना है ना, मतलब काफ रीजन को मेजर कर लो, बाइसेप रीजन को मेजर कर लो। ठीक है, इसी तरीके से हैमस्ट्रिंग रीजन को मेजर कर लो। तो दीज आर द ग्रिथ मेजरमेंट्स। हम ग्रिथ को चेक करते हैं ओके और कंपेयर करते हैं कि राइट और लेफ्ट में कोई इशू है। ठीक हो, थैंक यू सर। Okay, so this is lecture number 6. I am going to share the screen with you people. Okay, now this lecture number 6 is based on treatment. Lecture number 5 was based on OMT evaluation. Okay, now lecture number 6 is based on OMT treatment. What are the sequences of OMT treatment? ठीक है, what therapies we can use, ठीक है, to improve the symptoms or to alleviate the pain and the symptoms। ठीक है, हम कौन से ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जो यूज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो हमें यूज करना चाहिए, OMT ट्रीटमेंट को फॉलो करना है आपने। नाउ वो कहते हैं कि मोबिलाइजेशन OMT ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। मैंने जैसे पहले बात की कि मैनुअल थेरेपी में सिर्फ मोबिलाइजेशन नहीं आती, मैनुअल थेरेपी में और बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, मोबिलाइजेशन सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, एक सीक्वेंस, ठीक है, जो कि बुक में दिया हुआ है, जिसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुई हैं, इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, सीक्वेंस को फॉलो करोगे, तो आपको अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू कि अगर आप सिर्फ मोबिलाइजेशन कर लो या इरेगुलर ट्रीटमेंट दे दो किसी भी पेशेंट को। ठीक है, सही है। सो व्हाट आर द सीक्वेंस? ठीक है, now the first is towards to relieve symptoms। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हम लोगों ने सिम्टम्स को रिलीव करना। ठीक है, अब आप लोगों के पास सिम्टम्स में सबसे पहली जो चीज आती है, हम किसको रिलीव करेंगे सिम्टम्स में? पेन एक ऐसा पेन, यस, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक पेशेंट में पेन रहेगी हमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स का बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता चल सकेगा, या हम उनका बिहेवियर नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जब तक पेन है तो पेन इटसेल्फ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि फर्दर इंजरी से अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यू हैव टू रिलीव दैट पेन। ठीक है, और जब आप उस पेन को रिलीव कर लेते हो तो फिर आप उस पेन के रिलीव होने के बाद भी आपकी एक असेसमेंट होती है, ताकि आपको फर्दर पता चल सके कि एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड दैट इज कॉजिंग द पेन। लेट्स से एक पेशेंट आता है आपके पास एक्यूट इंजरी के साथ, ठीक है, अंडरलाइन कोई भी इंजरी हो गई है, आपको नजर भी आ रहा है ब्लीडिंग हुई है, अंडरलाइन ब्लीडिंग है, बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई कोई भी। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, एक्सरे की तरफ भागोगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैक्चर हो सकता है बोन का। अगर एक्सरे भी क्लियर हुआ तो फिर आप क्या करोगे, MRI की तरफ भागोगे। ठीक है, और स्टार्ट में अगर MRI भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं देता आपको, तो फिर आप क्या करोगे, पेशेंट को तो बहुत ज्यादा पेन है, तो आप क्या करोगे कि पेशेंट को ये फ्लेक्स और एक्सटेंड करवा के देखोगे कि नहीं जी नहीं, आपको जितनी मर्जी पेन है, मैंने एल्बो फ्लेक्स एक्सटेंड करवाऊंगा तो ही मुझे पता चलेगा कि जी कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने तो
एक्टिव मूवमेंट करवानी है, हमने पैसिव मूवमेंट करवानी है, हमने एंड फील को चेक करना है, तब हमें पता चलेगा कि वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन और वेदर देयर इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो उस सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पेन को रिलीव करना है। तो पेन को रिलीव करने के लिए उसने सबसे पहला स्टेप बताया हुआ इमोबिलाइजेशन, यू हैव टू इमोबिलाइज दैट मूव पार्ट। ठीक है, सेकंड थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मल थेरेपी भी दे सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी भी दे सकते हैं। ठीक है, which one is better? It will based on the condition of the patient or the underlying disorder. ठीक है, पेशेंट मसल टाइटनेस के साथ आ रहा है तो ऑब्वियसली थर्मल थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी तीनों इफेक्टिव हैं। ठीक है, पेशेंट न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के साथ आ रहा है तो हाइड्रोथेरेपी इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, सही है। इलेक्ट्रोथेरेपी इफेक्टिव हो सकती है पेरिफेरल नर्व इंजरीज के केसेस में जहां पर आप टेंस यूज कर सकते हो। सो इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, कि आपने कौन सी थेरेपी यूज करनी। अच्छा, जरूरी नहीं है आपने थर्मल भी यूज करनी है, आपने हाइड्रो भी यूज करनी है, आपने इलेक्ट्रो भी यूज करनी है, आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन। आप पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन यूज कर सकते हो बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन। ट्रॉमेटिक इंजरी के साथ आया तो आपने पेशेंट को मोबिलाइजेशन ही स्टार्ट करवा देनी। ठीक है, कि जी नहीं मैं तो मोबिलाइजेशन करूंगा क्योंकि लिखा हुआ है बुक में और सर ने भी कहा है कि जी आपने ग्रेड 2 1 और 2 की 1 और 2 के स्लैग जोन में आपने मोबिलाइजेशन देनी पेन को रिलीव करने के लिए। नहीं, जॉइंट में ब्लीडिंग हुई हुई है तो आपको नहीं जी नहीं मैंने मोबिलाइजेशन ही करनी है, करके ही छोड़नी है क्योंकि बुक में लिखा। नो, obviously you have to consult whether there is an indication or whether there is a contraindication. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड कि भाई मैंने मोबिलाइजेशन परफॉर्म करनी है या नहीं करनी। ठीक है, लास्ट वन इज यू कैन यूज स्पेशल प्रोसीजर्स। स्पेशल प्रोसीजर्स मीन, ठीक है, यू कैन यूज ड्राई नीडलिंग एज वेल। ड्राई नीडलिंग इज अ स्पेशल प्रोसीजर टू एलिविएट पेन। अब आपके पास एक पेशेंट है जिसके अपर ट्रैक में बहुत ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आपने उसको स्ट्रेच करके भी देख लिया, आपने उसको स्ट्रेंथनिंग करवा के भी देख लिया, लेकिन जब भी पेशेंट हाथ लगाता है या आप हाथ लगाते हैं पेशेंट को पल्पेट करते हैं उसके अपर ट्रैक को तो पेशेंट को पेन होती है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, सही है, पेशेंट मेडिकेशन भी ले चुका है लेकिन पेशेंट की पेन अभी भी नहीं जा रही, तो क्या करेंगे आप? यू कैन यूज स्पेशल प्रोसीजर्स। ड्राई नीडलिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, and dry needling is very much effective in breaking those trigger points. ठीक है, so this is the first step, that is to relieve the symptoms in the OMT treatment. The second is to increase the mobility. Now if you want to increase the mobility, the first step you can use is soft tissue mobilization. मैं बेटा जॉइंट मोबिलाइजेशन पे नहीं जा रहा सीधा, मैं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के ऊपर जा रहा हूँ। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के ऊपर मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, उसमें क्या क्या आ जाता है? पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड एक्टिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ठीक है, पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि पैसिव विद द हेल्प ऑफ अ पैसिव फोर्स। ठीक है, मतलब पेशेंट खुद से कुछ नहीं कर रहा, आप उसकी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करें। ठीक है, दैट इज अ केस। एक्टिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट खुद से या तो खुद से कुछ परफॉर्म करे ऐसे मूवमेंट जिससे उसकी क्या हो, मोबिलिटी बेहतर हो। ठीक है, और या उसका सॉफ्ट टिश्यू बेहतर हो। मींस टू से मैं मीडियन नर्व को स्ट्रेच कर रहा हूं खुद से। ठीक है, तो दैट इज एक्टिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ठीक है, मेरा सॉफ्ट टिश्यू क्या हो रहा है, मोबाइल हो रहा है। ठीक है, अगर कोई थेरेपिस्ट मुझे आके यही स्ट्रेचिंग करवाएगा तो दैट इज अ पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज द जॉइंट मोबिलाइजेशन। अब इसमें ये सिर्फ पेरिफेरल नर्व पर नहीं रहना बेटा, सॉफ्ट टिश्यू में मसल्स भी आ जाते हैं।
ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग भी आ जाती है, सॉफ्ट टिश्यू में हर वो चीज आ जाती है जो कि आप परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज या पेशेंट खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट मोबिलाइजेशन, ठीक है, कैप्सूल को स्ट्रेच करना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन आप लोग यूज कर सकते हैं ग्रेड 1 एंड 2 की, आप सबको पता है रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन ग्रेड 3 की, मुलिगन मोबिलाइजेशन आप यूज कर सकते हो, केल्टन बॉन्ड, मेटलैंड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, जिस पर आपकी अच्छी ग्रिप है, ठीक है, आपने उससे पेशेंट को ठीक करना है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए भाई मुलिगन मोबिलाइजेशन किस कंडीशन में काम आएगी और केल्टन बॉन्ड किस कंडीशन में काम आएगी। ये हम आगे जब हम लोग लास्ट लेक्चर्स में जाएंगे तो मैंने मुलिगन मोबिलाइजेशन पढ़ानी है, उसमें आपको जाके पता चल जाएगा कि मुलिगन मोबिलाइजेशन किसके लिए है, किस पेशेंट के लिए मुलिगन मोबिलाइजेशन। हर पेशेंट पर मुलिगन मोबिलाइजेशन नहीं अप्लाई हो सकती, ठीक है। द नेक्स्ट इज न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम आप न्यूरल टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, मसल्स के अलावा अगर आप न्यूरल टिश्यू को मोबिलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू को आप पेरिफेरल नर्व्स को, जैसे मैंने पहले बात की कि पेरिफेरल नर्व को आप स्ट्रेच कर सकते हो खुद से भी और एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट भी आपकी परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब आप पेशेंट को ऐसे एक्सरसाइजेस दे सकते हो कि जो कि पेशेंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करे। लेट्स से एक पेशेंट आता है जो कि जिसका पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट है, कौन सा कैप्सूल टाइट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट है और उसकी जो शोल्डर की फ्लेक्शन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि भाई आपने घर में जाके दरवाजे की कुंडी ऊपर वाली लगानी है, खोलनी है, लगानी है, खोलनी, सही है, सिंपलेस्ट वे है ना, तो दैट इज समहाउ अ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज, ठीक है। समझ आ गई बच्चों बात की, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइजेस फॉर्मुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर इंप्रूविंग द मोबिलिटी यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी। बेटा पहला स्टेप क्या था, सिम्टम्स को रिलीव करना, दूसरा स्टेप क्या था, मोबिलिटी को इंक्रीज करना, तीसरा स्टेप क्या है, टू लिमिट द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट को लिमिट करना है। अच्छा, मूवमेंट को कहां पर लिमिट करना है, सबसे मजे की चीज, अब बेटा इस चीज को जरा गौर से सुनना। मैंने जैसे एक एग्जांपल दी कि जी पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट है, शोल्डर एलिवेशन पॉसिबल नहीं है, शोल्डर फ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है वो क्या करता है, शोल्डर को एलिवेट करने के लिए स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन को यूज करता है अलोंग विथ थोरेसिक एक्सटेंशन, ठीक है। पेशेंट का वैसे जो शोल्डर एलिवेशन है वो यहां तक है, लेकिन पेशेंट क्या करता है, स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन यूज करता है और थोरेसिक एक्सटेंशन यूज करता है टू इंक्रीज इट्स रेंज, हिज और हर रेंज, ठीक है। अच्छा, हम चीज ठीक करना चाहते थे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, लेकिन हमने हाइपर मोबिलिटी कहां पर क्रिएट कर दी, दो जगहों के ऊपर, स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन के ऊपर और थोरेसिक जॉइंट्स के ऊपर। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर मूवमेंट को लिमिट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इसको पकड़ के बांध देना है या इस स्ट्रक्चर को पकड़ के बांध देना है, नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर मैं मूवमेंट को इंक्रीज करवाना चाहता हूं किसी भी एक जॉइंट के ऊपर, बेटा याद रखना है, अगर यहां पर हाइपोमोबिलिटी आएगी ना तो इसके एसोसिएटेड जॉइंट्स के ऊपर हाइपरमोबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर आप इसकी हाइपोमोबिलिटी को इंप्रूव नहीं करोगे। तो इसकी हाइपरमोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको यहां पर हाइपरमोबिलिटी क्रिएट नहीं होने देनी, या दूसरे लफ्जों में आप क्या कह सकते हो कि आपने यहां पर और यहां पर मूवमेंट को लिमिट कर देना है, शोल्डर पर और रिस्ट पर, ठीक है। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, कोई सर फ्रैक्चर हुआ है। अब आप फ्रैक्चर में क्या कर, आपके पास पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आया, आपने उसके सिम्टम्स को इंप्रूव कर दिए, ठीक है, आपने जो एसोसिएटेड जॉइंट्स थे, लेट्स से
एल्बो जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ था, आपने उसकी पेन को रिड्यूस किया, आपने उसकी जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं, जो ग्लिनोहेमरल जॉइंट और जो रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पर आपने मोबिलिटी को इम्प्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन आपने क्या करना है, इसकी मूवमेंट को, एल्बो जॉइंट की मूवमेंट को तब तक लिमिट करना है जब तक कि हीलिंग पूरी नहीं हो जाती, हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू ऑर्थोसिस, यू कैन यूज ऑर्थोसिस, ठीक है, स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं टू लिमिट दिस मूवमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक यंग इंडिविजुअल है 26-27 ईयर्स का, जिसका न्यूक्लियस पल्पोसिस इंटैक्ट रहता है। इस एज में न्यूक्लियस पल्पोसिस में कोई वाटर डेसिकेट नहीं करता या डिस्क डेसिकेट नहीं कर जाती। डिस्क डेसिकेशन का मतलब होता है कि वाटर का खत्म हो जाना या न्यूक्लियस पल्पोसिस का खत्म हो जाना, श्रिंक हो जाना। नहीं, न्यूक्लियस पल्पोसिस इज इंटैक्ट। कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिससे उसका डिस्क बल्ज हो गई, हर्निएशन हो गई, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो बाहर आना शुरू हो गया, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उसके न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर पिंच, न्यूक्लियस पल्पोसिस जब बाहर आ जाएगा तो वो अगर मूवमेंट करेगा तो उसकी तो पिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी और पेन उसका एग्रेवेट हो जाएगा। सो इन दैट केस यू हैव टू लिमिट दैट मूवमेंट इन द स्पाइन। स्पाइन की मूवमेंट को लिमिट करना है ताकि जब तक वो जो बाहर आया हुआ न्यूक्लियस पल्पोसिस वो सूख नहीं जाता या वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक आपने उसकी मूवमेंट को इमोबिलाइज करके रखना है, ठीक है जी। बच्चों बात की समझ आई है? सर तो सर यस सर बात बच्चों एक मिनट बेटा, मुझे आवाज यहाँ पे सिस्टम है इसमें, यहाँ पे क्लास में स्पीकर कोई नहीं लगा हुआ तो इस वजह से मुझे आवाज नहीं आती। जी बताएं। सर वो जब आपने ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का बता रहे थे इसी से रिलेटेड, तो मतलब जब हम उसको कहेंगे कि आपने फ्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वो कुंडी ऊपर नीचे करनी है, तो फिर आपने हमें कहा कि वो, लेकिन वो उसके साथ साथ जो है स्टेप्टोथोरेसिक जॉइंट को असिस्टेड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, उसको भी और वहाँ पर हाइपर मोबिलिटी नहीं, हाँ जी, वो क्रिएट हो जाएगी। तो सर आपने उसके बाद अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने उसी जो स्पेसिफिक जॉइंट है, जैसे यहाँ पर आपने इसका बताया कि थोरेसिक जॉइंट्स के अंदर अगर इंक्रीजमेंट हो रही है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस की, तो उसको हमने लिमिट करना है। तो हमने कौन जो हमारा टारगेट जॉइंट है जहाँ पर हाइपोमोबिलिटी क्रिएट हुई है वहाँ पर लिमिट करनी है मूवमेंट, या जो जैसे स्टेप्टोथोरेसिक को जहाँ वहाँ पर मूवमेंट बेटा जी बात सुने, जो आपका स्ट्रक्चरल जॉइंट है जहां पर हाइपोमोबिलिटी थी वहां पर आपने मूवमेंट को लिमिट नहीं करना, वहां पर आपने मूवमेंट को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है मूवमेंट को, ठीक है, जो कि सेकंड स्टेप है ओएमटी ट्रीटमेंट का। थर्ड जो स्टेप है ना वो आपने एडजेसेंट जॉइंट्स के लिए यूज करना है जहां पर आपने मूवमेंट को लिमिट करना है। बात समझ आइए जी बेटा, बात समझ आइए? नहीं सर? सर। तो सर आपने इस पॉइंट के अंदर वो थोरेसिक जो ये थोरेसिक जॉइंट वो जो न्यूक्लियस पल्पोसिस का हो जाता है, क्या आप ये वाले पॉइंट में आपने ये बात की, वो तो हमारा टारगेट जॉइंट है ना जहाँ पर मिशाल बेटा, आप पहले बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही थी लेकिन अब आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है, एक दफा दोबारा बताइएगा। सर मैं कह रही हूँ कि आपकी ये वाली बात समझ आ गई कि जो सीट के अंदर हमने जो जहाँ पर हाइपर मोबिलिटी क्रिएट हुई है साइड जॉइंट्स में जो उसके अराउंड है, तो उसको हमने लिमिट करना है उन मूवमेंट्स को। लेकिन इसी पॉइंट के अंदर आपने फिर ये वाला पॉइंट क्यों बताया कि न्यूक्लियस पल्पोसिस जहाँ पर इम्पिंज हो जाता है मूवमेंट से, तो उसको लिमिट करना है, हालांकि वो तो हमारा टारगेट है जॉइंट है जहाँ पर पेशेंट जो इलाज कराने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, जब पेशेंट आएगा ना न्यूक्लियस पल्पोसिस के साथ, लेट्स से डिस्क बल्ज के साथ आता है, डिस्क हर्निएशन के साथ आता है, ठीक है, तो अब आपने ना जब डायग्नोसिस कर लिया कि यस देयर इज अ डिस्क बल्ज, ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि डिस्क बल्ज एक्चुअली, डिस्क बल्ज की वजह से उसको जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं कि जी नमनेस आ रही है या वीकनेस डेवलप हो रही है टांग में या पेन ट्रेवल कर रही है, ऐसे ही है? यस सर।
तो हमारा जो सबसे पहले टारगेट होगा ना वो होगा कि हमने नंबनेस को रिड्यूस करना है, हमने पेन को रिड्यूस करना है और हमने उसकी मस्कुलर वीकनेस डेवलप नहीं होने देनी। अच्छा, हमारी जो मूवमेंट होगी ना, सारी जो पॉसिबल मूवमेंट जो हम परफॉर्म करवाएंगे डिस्क बल्ज के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज इम्पिंजिंग अ शैटिक नर्व, तो शैटिक नर्व जो है वो आपके हिप मसल्स को भी सप्लाई कर रही है, नी के मसल्स को भी और एंकल के अराउंड जितने भी मसल्स हैं। तो हमारी मूवमेंट का सारा फोकस ये जॉइंट्स होंगे, हिप जॉइंट होगा, नी जॉइंट होगा और एंकल जॉइंट होगा, ठीक है। हमारा फोकस लंबर स्पाइन नहीं होगी तब कि हमने लंबर स्पाइन को ट्रीट करना है, पहले जी लंबर स्पाइन को मूव करवाएंगे तो ठीक, लंबर स्पाइन पर हम मूवमेंट को लिमिट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमने क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप होने देनी, हमने पेन को रिड्यूस करने के लिए कोई इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करनी है, हमने सेंसरी सिम्टम्स को कम करने के लिए नर्व मोबिलाइजेशन को इंप्रूव करना है, ठीक है, और हमने मस्कुलर वीकनेस डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। बात की समझ आई है मिशाल बेटा? सर जी। सर हम कैप्सूल्स की टाइटनिंग का कैसे पता लगाते हैं? किसकी टाइटनेस का? सर अभी आप जैसे पोस्टीरियर कैप्सूल की टाइटनेस का बता रहे थे ना कि वो फ्लेक्स नहीं कर पाता एल्बो को, तो मैं पूछ रही हूँ कि हमें कैसे पता चलता है ये कि कैप्सूल के अंदर टाइटनेस है या कोई और मतलब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? ये मैंने पढ़ाया तो है आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर कि देयर आर टू मैकेनिज्म्स, वन इज इनडायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? कन्वेक्स टू कनकेव रूल आप यूज करते हो, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि कौन सा कैप्सूल टाइट है या किस साइड की ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। सेकेंडली होता है जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है कि जब आप खुद से मोबिलाइजेशन करके देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि whether the posterior capsule is tight, whether the anterior capsule is tight, or whether the superior or inferior capsule is tight, ठीक है। These are the methods, two methods to identify which portion of the capsule is tight, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, the last step in the OMT treatment is to inform, to instruct and to train। इंफॉर्मेशन किस चीज की देनी है कि ये चीज, ये जो पोजीशंस हैं आपने इनसे क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर आप इन पोजीशन से अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी पेन दोबारा एग्रेवेट हो जाएगी। अगर आप इन मूवमेंट से अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी पेन ठीक नहीं होगी, ना आपकी एक्टिविटीज बेहतर होंगी, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक पेशेंट है ग्रेड 3 के साथ, मैं उसको कहूँ नहीं आपने लेट्स से आपने नीचे ही बैठना है फ्लोर के ऊपर, तो क्या मैं उसको इंफॉर्मेशन सही दे रहा हूँ? नो, ठीक है। मैंने उसको इंफॉर्मेशन देनी है आपने फ्लोर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठना, आपने किसी ऐसे बेड या मैट्रेस के ऊपर भी नहीं बैठना जिसमें आपका जो नी जॉइंट है वो ऊपर हो जाए और आपके हिप्स नीचे हो जाएं। हमेशा रेज्ड चेयर के ऊपर बैठना है, रेज्ड फ्लोर के ऊपर बैठना है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट क्या करना है? एक्सरसाइजेस इंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, कि किस तरीके से आपने मैनेज करना है अपने आप को, एक्टिविटीज, और ट्रेनिंग भी एक्सरसाइजेस की देनी है कि आपने ट्रेनिंग कैसे लेनी है, कितनी एक्टिविटीज कैसे करनी, कौन सी एक्सरसाइज कितनी दफा करनी है और इसको किस तरीके से परफॉर्म करवाना। सिंपली ये इंस्ट्रक्ट कर देना नहीं जी आपने बाजू को ऐसे उठाना है बस, That is not the way. You have to train that patient. अपने सामने उसको करवाएंगे तो उसको पता चलेगा कि yes, अब आपको पेशेंट को आती है या नहीं आती, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए अब वो कहते हैं कि जहां पर भी आपके पास ऐसी एंड फील आए, ठीक है, जो कि एम्प्टी हो, जिसमें स्वेयर पेन फील हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर आपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने वाली टेक्निक यूज करनी। जैसे मैंने पहले बात की है कि एक पेशेंट आया है ट्रॉमेटिक इंजरी के साथ, एल्बो फ्रैक्चर के साथ, तो मैं अब उसको ये कहूं कि जी नहीं मैं तो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करूंगा तभी मैं बता सकूंगा कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। नहीं, आई हैव टू रिलीव द सिम्टम्स।
एम्प्टी एंड फील आएगी उस पेशेंट के अंदर, तो मुझे क्या करना है, मैंने उस पेशेंट की पहले सिम्टम्स को रिलीव करना है, उसकी एम्प्टी एंड फील को खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें मूवमेंट का कंप्लीट मूवमेंट पॉसिबल ना हो, जैसा कि डिस्क पैथोलॉजी की यहां पर वो बात कर रहा है, कंप्लीट मूवमेंट मतलब कि पेशेंट स्लाइटली बेंड कर सके, पेशेंट स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड कर सके, स्लाइटली बैकवर्ड बेंड कर सके, लेकिन कंप्लीटली फॉरवर्ड बेंडिंग भी ना पॉसिबल हो और कंप्लीट बैकवर्ड बेंडिंग भी ना पॉसिबल हो, तो फिर उस कंडीशन में भी हम लोग सिम्टम्स को पहले रिलीव करते हैं। हम उस कंडीशन में भी ये नहीं करेंगे नहीं जी नहीं, पहले तो इसकी कंप्लीट मूवमेंट करवाओ, चाहे पेशेंट पेन से मर ही जाए, ठीक है। तो क्या करना है, पेशेंट की मूवमेंट को कंप्लीट करके नहीं चेक करना, पेशेंट की एक्चुअली क्या चेक करना है, आपने पेशेंट की सिम्टम्स को रिलीव करना, ठीक है। फिर इसके अलावा कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जहां पर, ठीक है, वहां पर भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सिम्टम्स को रिलीव करना है, ठीक है। अच्छा, इमोबिलाइजेशन, वो कहते हैं कि इमोबिलाइजेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। परफेक्ट इमोबिलाइजेशन, परफेक्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें परफेक्ट इमोबिलाइजेशन करनी होती है, और परफेक्ट इमोबिलाइजेशन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले क्या फैक्टर है, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमने इमोबिलाइजेशन जनरलाइज्ड इमोबिलाइजेशन करनी है कि कोई स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन करनी है। जनरलाइज्ड मीन कि हमने पूरे का पूरी अपर एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज कर देना है, या सिर्फ एक ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को इमोबिलाइज करना है, या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की किसी एक मूवमेंट को इमोबिलाइज करना है, ठीक है। तो you have to decide whether there is a generalized immobilization or whether there is a specific immobilization. जो सेकंड फैक्टर है दैट इज कि आपने कितनी टाइमिंग के लिए इमोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू हैव टू इमोबिलाइज दैट पार्ट, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। जहां पर वाइटिज स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स, कैप्सूल्स, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वहां पर इमोबिलाइजेशन लंबी होती है। जहां पर रेड टिश्यूज होते हैं, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, वहां पर इमोबिलाइजेशन शॉर्टर होती है। बूढ़े बंदे में इमोबिलाइजेशन लॉन्गर होगी, यंगर इंडिविजुअल में इमोबिलाइजेशन शॉर्टर होगी। सेकेंड, द टाइम व्हेन यू हैव टू अप्लाई द इमोबिलाइजेशन, पेशेंट अपनी क्रॉनिक स्टेज में फिर रहा है, ठीक है, हीलिंग हुई है, अब आप कह रहे हो नहीं अब आपकी इमोबिलाइजेशन होनी चाहिए, नो, पेशेंट ने एक्यूट स्टेज में इमोबिलाइजेशन पेशेंट को हेल्प करेगी। तो यू हैव टू immobilize the portion or the region or that specific joint when it is acutely severed or when it is in acute condition, ठीक है। बात की समझ आ रही है बच्चों? तो इसका मतलब सर क्रोनिक जो फेज होगा उसके अंदर इमोबिलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है? यस, नहीं है फायदा, क्योंकि वो हीलिंग फेज में है ना बेटा। आप लोगों ने थेराप्यूटिक्स 1 के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज पढ़े होंगे, तो सॉफ्ट टिश्यूज में एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज में पढ़ा होगा। एक्यूट इज प्रोटेक्टेड फेज, ठीक है, ऐसे ही है ना, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज कहा जाता है एक्यूट जी स्टेज, सर, यस सर। और सब एक्यूट स्टेज को कंट्रोल्ड मोशन फेज, और जो क्रॉनिक स्टेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल फेज बोलते हैं। सर रिकवरी फेज भी इसी को कहते हैं ना? रिकवरी फेज भी, ऑब्वियसली यू हैव टू रिकवर इट 100% इन दैट फेज, ठीक है, आपको 100% रिकवर करवाना पड़ता है उस फेज के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, इमोबिलाइजेशन किस किस के लिए कर सकते हैं? इन्फ्लेमेशन, जहां पर भी हो कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो वहां पर इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। एक्यूट इंजरी है वहां पर इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। कहीं पर इंस्टेबिलिटी आई है जॉइंट की, वहां पर इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। और पोस्ट सर्जिकल,
मैनेजमेंट के तौर पर आप इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, आप सबके सामने पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, दैट इज एन इमोबिलाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये साथ में मूवमेंट भी अलाउ कर रही है। दिस इज नॉट एन इमोबिलाइजेशन केजी जिसमें कंप्लीटली इमोबिलाइज करती है। इसमें सिंपली क्या किया है, एक एंड रेंज मूवमेंट को इमोबिलाइज किया है। एंड रेंज मूवमेंट को, किसकी एंड रेंज मूवमेंट को? इसमें कौन सी चीज एंड रेंज मूवमेंट को इमोबिलाइज करेगी? सर एंकल जॉइंट। एंकल मतलब कौन सी मूवमेंट? डॉर्सिफ्लेक्शन इसमें रिस्ट्रिक्ट होगी या प्लांटर फ्लेक्शन? तैमूर बेटा आपने सही बताया, डॉर्सिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली इस टेपिंग की जो डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर साइड के ऊपर है, तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेगी, लेकिन एंड मूवमेंट को। डॉर्सिफ्लेक्शन वैसे भी अलाउ करेगी, लेकिन एंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। दैट इज एन एग्जांपल। अच्छा, थर्मो इलेक्ट्रोथेरेपी, जैसे मैंने पहले बात किया, आप थर्मल थेरेपी यूज कर सकते हो, आप हाइड्रोथेरेपी यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोथेरेपी। थर्मल में सिर्फ हीट नहीं आ जाता, थर्मल में कोल्ड भी आ जाता है, आइसिंग भी आ जाती है, हीटिंग भी आ जाती है, ठीक है। हॉट पैक्स यूज कर सकते हो, आइस पैक यूज कर सकते हो। हाइड्रो में आप हाइड्रो वाटर यूज कर सकते हो, पूल थेरेपी यूज कर सकते हो, और उस पूल थेरेपी में जो आप या एक्वेटिक एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हो, और उसमें भी वार्म वाटर होना चाहिए, जो हम लोगों ने पहला एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ एक्वेटिक एक्सरसाइजेस का थेरेप्यूटिक्स 1 में, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग इलेक्ट्रोथेरेपी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोथेरेपी में डिफरेंट कंडीशंस के लिए आप डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज यूज कर सकते हैं। स्पेशल प्रोसीजर्स क्या हैं? एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और वेरियस फॉर्म्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। ये जो एक्यूपंक्चर है, ठीक है, ये भी ड्राई नीडलिंग की एक किस्म है। यहाँ पर ड्राई नीडलिंग होती है, वहां पर एक्यूपंक्चर होते हैं। वो एक टाइम के अंदर बहुत सारी नीडल्स को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो एक्यूपंक्चर होता है। और ड्राई नीडलिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट को एट अ टाइम रिलीज किया जाता है या ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पेन का रिलीफ कैसे मिलता है? ये स्पेशल प्रोसीजर या ये जो ड्राई नीडलिंग है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, इनसे पेन रिलीफ कैसे होती है, ये उन्होंने मैकेनिज्म्स बताए हैं। रिफ्लेक्स पेन मॉडिफिकेशन। रिफ्लेक्स पेन मॉडिफिकेशन क्या है? वही जो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी है कि जब आप मैकेनिकल सेंसेशन को ज्यादा कर देते हो तो आपकी जो नॉसिसेप्शन होती है वो कम हो जाती है, उसकी जो सेंसेशन होती है वो कम हो जाती है, और उसके जो फाइबर्स जो इंपल्स कैरी करके लेकर जा रहे होते हैं वो भी डिक्रीज कर जाते हैं, उसकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सेकेंड इज मसल स्पैज्म में रिडक्शन आना। ऑब्वियसली जब आप ट्रिगर पॉइंट को रिलीज कर देते हो तो वो ट्रिगर पॉइंट जब रिलैक्स होता है या खत्म होता है तो मसल इटसेल्फ रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, वो भी पेन रिड्यूस करेगा आपकी, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि आपकी स्वेलिंग जो है वो भी रिड्यूस होती है, ठीक है। स्वेलिंग कैसे रिड्यूस होगी कि जैसे जैसे आप मैकेनिकल सेंसेशन देते हो तो वहां पर क्या करता है, आपका ब्लड फ्लो होता है। अब जैसे लेट्स से इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है कि मैं अपने आप ये जो हाथ है, ठीक है, अगर यहाँ मैं पिंच करके रखूं, ठीक है, और कुछ देर के बाद मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होता है, वो मैकेनिकल सेंसेशन के बाद फौरन से फ्लश आता है, सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, वहां से फ्लूइड्स को, वेस्ट मेटाबॉलाइट्स को रिमूव कर देती है। मोबिलिटी को एक्यूप्रेशर क्या है? जी सर, जी बेटा। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूपंक्चर का आपने, यस सर। जैसे एक्यूपंक्चर होता है ना, वैसे ही एक्यूप्रेशर होता है। मतलब जो आप लोगों ने शायद वो थेरेपी सुनी हो, ये जो फुट में कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर पॉइंट्स है। प्रेशर पॉइंट्स उनको नाम भी प्रेशर पॉइंट्स का दिया जाता है। तो वो फुट के अंदर से जी प्रेशर दे दे के तो वो ट्रीटमेंट करते हैं। चाइनीज थेरेपी है ये एक्चुअली, ठीक है। दीज आर एक्यूप्रेशर, ठीक है। अच्छा, मोबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ट्रीटमेंट यूजुअली बिगिन होता है विद अ स्ट्रेचिंग और विद अ मसाज, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है। मोबिलिटी को जब हमने इंक्रीज करना होता है तो हम लोग यूजुअली क्या यूज करते हैं, या स्ट्रेचिंग यूज करते हैं या सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है, या मसाज यूज करते हैं, जिसको हम सिंपल लफ्जों में मसाज कह सकते हैं।
अच्छा, अब वो कहते हैं कि in some cases, particularly with chronic issues, both periarticular structures and muscles, they are restricted near the same point. Periarticular structures क्या होते हैं? The structures that are present outside the joint, ठीक है, except the muscle, ठीक है, मतलब कि वो जॉइंट के वो पार्ट्स हैं लेकिन जॉइंट से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, और मसल उसमें इन्वॉल्व नहीं होता. डेट आर द पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मींस टेंडन्स, ठीक है, या लिगामेंट्स हैं, ठीक है, या आपका जो कैप्सूल है, ठीक है, ये क्या है, आपका पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर है. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मसल्स और जो पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये एक ही पॉइंट के ऊपर जाके टाइटन होना, एक ही पॉइंट के ऊपर जाके रिस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे होते हैं, या एक ही पॉइंट के ऊपर जाके मूवमेंट को लिमिट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ऐसी जगहों के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यूज करनी चाहिए, ठीक है. वो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मसल को भी टारगेट करेंगी, वही सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन आपके कैप्सूल्स को, ठीक है, लिगामेंट्स को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उनकी मोबिलिटी को भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है. अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स हैं, फिजियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स हैं, ठीक है. अब वो कहते हैं ये जो एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस हैं ये कौन सी हैं, ये जो मसाज वगैरह जो कि एक थेरेपिस्ट कर सकता है किसी भी पेशेंट के ऊपर, दीज आर एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस. जो फिजियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस हैं ये वो हैं जो कि स्ट्रेचिंग्स हैं, ये थेरेपिस्ट भी कर सकता है और पेशेंट खुद भी परफॉर्म कर सकता है. एक्टिव स्ट्रेचिंग हम खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक हो गया. एक्टिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस के अंदर वो कहता है कौन कौन से मैकेनिज्म्स आ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, फॉलोड बाय पैसिव फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज. आप लोगों ने प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स में होल्ड रिलैक्स पढ़ी होगी, एक टेक्निक पढ़ी हुई है. यस सर. यस सर. होल्ड रिलैक्स के बाद पैसिव लेंथनिंग, ठीक है, आप ये भी करवा सकते हो. होल्ड रिलैक्सेशन के बाद आप एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ये भी करवा सकते हो, मतलब कि होल्ड रिलैक्स टेक्निक अप्लाई की और उसके बाद आपने मसाज किया, उसके बाद फिर होल्ड रिलैक्स टेक्निक यूज की, उसके बाद फिर मसाज किया. ये सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ. पहला पॉइंट क्या है, होल्ड रिलैक्स टेक्निक अप्लाई की और पेशेंट की मसल को पैसिवली आपने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपने की, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड लास्ट वन इज होल्ड रिलैक्स विद मोबिलाइजेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज. एक थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, होल्ड रिलैक्स टेक्निक अप्लाई कर रहा है और एट द सेम टाइम आप या तो पेशेंट को यूज कर रहे हो, पेशेंट अपने हाथ से मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या कोई एक और थेरेपिस्ट जो है वो मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स आप लोग यूज कर सकते हो मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए. अब स्ट्रेचिंग प्रिंसिपल्स, स्ट्रेचिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ये आप लोगों ने थेरापेटिक्स 1 में भी पढ़े हुए हैं. वो कहते हैं जब भी स्ट्रेचिंग करनी है आपने इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ठीक है, और उससे पहले आप लोगों ने किस किस चीज को टेस्ट करना है, ये बहुत जरूरी है. ये नहीं कि स्ट्रेचिंग, अच्छा जी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करनी है, चलो जी लेटो जल्दी से और मैं हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करूं, नहीं. द फर्स्ट थिंग इज मसल लेंथ को आपको चेक करना है, ठीक है, कि एक्चुअल मसल की लेंथ कितनी अवेलेबल है, ठीक है, और मैं कितनी स्ट्रेचिंग इसके ऊपर दे सकता हूँ, ठीक है. आपको मसल लेंथ का ही नहीं पता होगा तो आप पहले फॉर द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट आप हो सकता है कि इतना स्ट्रेच कर दो कि उसका मसल टीयर हो जाए या टेंडन टीयर हो जाए. सो यू हैव टू चेक द मसल लेंथ. सेकेंड इज नर्व मोबिलिटी, नर्व टेंशन टेस्ट. क्या कोई नर्व जो है वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करी मूवमेंट? अगर नर्व रिस्ट्रिक्ट करी मूवमेंट को तो सबसे पहले आपने नर्व की मोबिलिटी को इंप्रूव करना है, ठीक है. थर्ड वन इज द एंड फील. जो एंड फील है क्या वो एंड फील नॉर्मल है, ठीक है. लेट्स से जॉइंट आपका डिसलोकेट हुआ है, हिप जॉइंट में पोस्टीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन होती है. हिप जॉइंट पोस्टीरियर डिसलोकेट है और आप चले हैं हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करने,
वो तो भाई पोस्टीरियर डिसलोकेशन को ज्यादा एग्रेवेट कर देगा। ठीक है, समझ आई बात की? द नेक्स्ट वन इज द अंडरलाइंग जॉइंट्स। अंडरलाइंग जॉइंट कैसा है? ठीक है, ये वही सेम टू सेम बात होगी कि आपको अंडरलाइंग जॉइंट का पता होना चाहिए कि जॉइंट्स की कंडीशन नॉर्मल है, आर्थराइटिस तो नहीं है कहीं पर, स्वेयर किस्म का किसी ग्रेड 4 और फिफ्थ ग्रेड 4 का आर्थराइटिस तो नहीं है, डिजेनरेशन तो नहीं हुई, एंकाइलोसिस तो नहीं हुई, फ्यूजन तो नहीं हुआ कि जी फ्यूज हुआ है और आप पकड़ के स्ट्रेचिंग कर रहे हो। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज 4 और 5 एस्पेक्ट्स। फिर आपने क्या करना है, आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग से पहले आपने हीट थेरेपी देनी है, हॉट पैक्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने स्ट्रेचिंग से पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? ऑटोजेनिक इनहिबिशन कॉज करवाता है। लेट्स से हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करनी है, आप क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करवाओगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाओगे तो एक्चुअली हैमस्ट्रिंग रिलैक्स होगा। क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक क्या करवा सकते हो? एक्सरसाइज करवा सकते हो। थर्ड क्या है? हमेशा लो फोर्स के साथ स्टार्ट करना है, लो एम्पलीट्यूड रखना है और लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने मोबिलाइजेशन अप्लाई करना है। सर हमारी क्लास है नेक्स्ट। जी बेटा, हमारी क्लास है नेक्स्ट 2 बजे। ये ट्रीटमेंट टू लिमिट द मूवमेंट तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, जहां पर न्यूरो मोबिलाइजेशन की बात है तो न्यूरो मोबिलाइजेशन में आप लोग ट्रैक्शंस अप्लाई कर सकते हो। ट्रैक्शन क्या करती है? नर्व रूट के ऊपर से इंपिंजमेंट को खत्म करती है, दैट इज ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, लंबर ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इज आप ग्लाइडिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं पेरिफेरल नर्व के लिए, जो ये मीडियन नर्व बता रहा हूं मैं। ठीक है, या पेरिफेरल नर्व को ट्रैक्शन दे सकते हैं। अच्छा, ग्लाइडिंग बेटा, ग्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट ट्रैक्शन से डिफरेंट है। ग्लाइडिंग होती है कि नर्व का ऐसे मूव करना, ठीक है, नर्व बेड में, मतलब जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नर्व का ऐसे मूव करना है, दैट इज नर्व ग्लाइडिंग। दिस इज एसेंशियल, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ट्रीटमेंट। और ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि नर्व को इलोंगेट करना एक डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज नर्व ट्रैक्शन। ठीक है, सो नर्व ग्लाइडिंग इज समथिंग एल्स, नर्व ट्रैक्शन इज समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आपकी जो नर्व है वो ग्लाइड करती है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पेरिफेरल नर्व के। यहाँ पर यही 2 पॉइंट्स जो हैं ये अपार्ट हो गए हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं हुआ कि वो पेरिफेरल नर्व स्ट्रेच हो गई है, इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी ग्लाइडेड टूवर्ड्स दैट जॉइंट। उसकी ग्लाइडिंग हुई है उस जॉइंट के अराउंड, जिसकी वजह से वो जो नर्व है उसने अलाउ किया कि जॉइंट मूव कर सके। अगर ये ग्लाइडिंग अलाउ ना करती पेरिफेरल नर्व तो ये जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा, ये जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। बात की समझ आ गई है बेटा? जी बच्चों, बात की समझ आ गई है? यस सर। सर ट्रैक्शन के भी एक दफा बता दें। ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन मतलब सर्वाइकल ट्रैक्शन जॉइंट्स को अपार्ट करना। ट्रैक्शन मैं बता चुका हूं पहले 4th लेक्चर के अंदर। ट्रैक्शन क्या होती है कि व्हेन यू आर अपार्टिंग द 2 आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, मूविंग अवे ऑफ 2 आर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ट्रैक्शन। तो जब हम सर्वाइकल को ट्रैक्शन देते हैं ऊपर की तरफ, तो एक्चुअली हम लोग जो नर्व रूट्स एग्जिट कर रहे होते हैं ना बेटा इंटरवर्टेब्रल फोरामिना से, हम उस इंटरवर्टेब्रल फोरामिना की ओपनिंग को वाइड कर रहे होते हैं ताकि इंटरवर्टेब्रल फोरामिना की जो स्टीनोसिस है वो इसके ऊपर इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे नर्व रूट्स के ऊपर। सर वो जो आपने जब स्ट्रेंथनिंग वाला पॉइंट बताया तो हैमस्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल हमने उसको स्ट्रेच करवाना है तो उसका ऑपोजिट एंटागोनिस्ट मसल को स्ट्रेंथन करेंगे।
हैमस्ट्रिंग को भी नहीं करेंगे? हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन आप बाद में करोगे, लेकिन मैंने सिर्फ स्ट्रेचिंग से पहले की बात बताई है कि स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि हैमस्ट्रिंग को अगर आपने स्ट्रेच करना है तो आपने उसके ऑपोजिट एगोनिस्ट मसल को क्या करना है, आइसोमेट्रिक परफॉर्म करवाना है। उससे होगा क्या कि ऑटोजेनिक इनहिबिशन होगी विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विद इन द पेशेंट बॉडी, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं यूज करनी पड़ेगी उसको रिलैक्स करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, जो पहला लेक्चर था उसके अंदर आपने बताया था कि जो रेस्टिंग पोजीशन होती है ना वो पहले अचीव करनी होती है, फिर उसके बाद जो है ना आप कोई भी एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करेंगे और उससे जो है वो मतलब जो है जॉइंट जो है ना फार अपार्ट होगा, जितना वो नॉर्मली मतलब फिजियोलॉजी में जितना वो होता है ना फार अपार्ट एक दूसरे से, मतलब जॉइंट की स्पेस जो है वो नॉर्मल होगी। तो सर ये जो है वो रिलैक्सेशन ट्रैक्शन से भी अचीव की जा सकती है क्या? नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन? यस सर। अच्छा बेटा, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन हम लोग यूज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। ट्रैक्शन का और नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन का कोई आपस में लिंक नहीं है। नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन इज फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस, ठीक है, बाकी बच्चे जा सकते हैं फॉर मेजरमेंट, ठीक है। जो बेस लाइन मेजरमेंट बेटा हमने लेनी होते हैं ना, उसके लिए हम लोग नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन यूज करते हैं, या ट्रीटमेंट के लिए हम लोग नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन यूज कर सकते हैं कि जब आप नोवाइस प्रैक्टिशनर्स का मतलब क्या है कि जैसे फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद आप रेस्टिंग पोजीशन में, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में ट्रैक्शन दे दो, वो ठीक है, ठीक है। आपने क्लोज बैक पोजीशन में ट्रैक्शन नहीं देनी होती, ठीक है। आप नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में ही ट्रैक्शन दोगे। आई वाज कंफ्यूजिंग नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन विद द जीरो पोजीशन। आपका ये क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे ही है बेटा? नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की जो बॉडी है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो अब हम जो है उसको उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट जो है वो एक्सरसाइज अभी परफॉर्म करें, मतलब ग्लाइडिंग हाँ वगैरह बेटा, कर सकते यही हैं? बात मैंने सबसे पहले दिन बताई थी कि जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है दैट इज द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी। ओके सर, हाँ मैंने साफ सुना था सर लेकिन आप स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में बता रहे थे, प्लीज थोड़ा सा ये बता दें। स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में क्या पूछना है? स्पेशल प्रोसीजर्स जो आपकी ये जो ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीव करने के लिए ड्राई नीडलिंग होती है बेटा, ठीक है, या एक्यूपंक्चर होता है जिसमें मल्टीपल नीडल्स इंसर्ट कर दी जाती हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन जो ड्राई नीडलिंग है ये स्पेसिफिकली किसी एक ट्रिगर पॉइंट को लोकेट करके उसके अंदर इंसर्ट की जाती है ताकि उसकी जो टेंडरनेस है, जो ट्रिगरनेस है, वो रिलीज हो सके, या जो बैंड बना हुआ है वो ब्रेक हो सके, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। सर जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, एक केस डिस्कस करना है। जी बेटा। सर छोटा भाई है, उसे ना कल फुट पे ना वो सीमेंट की बोरी नहीं होती वो गिर गई थी, तो वो उसे एक्सटर्नली तो कोई चोट नहीं आई है, तो वैसे ही उसको दर्द मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है और स्वेलिंग भी काफी ज्यादा हुई है। तो सर मैंने कल आइसिंग की थी तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो इमोबिलाइजेशन कर दूं? इमोबिलाइजेशन कर दो और आइसिंग जरूर करनी है। और कौन सा एरिया है? सर फुट का 5th मेटाटार्सल वाली साइड पे है, उधर पेन ज्यादा हो रही है, वैसे सारा स्वेलिंग हुई है काफी। कायनात बेटा, एक दफा ना बिल्कुल अगर उसको कहो कि खुद से मूवमेंट परफॉर्म करे, अगर तो मूवमेंट करते हुए उसको बहुत पेन है, स्वीयर किस्म की पेन है, तो आप लोगों ने एक्सरे करवाना है फुट का, ठीक है। सर डॉर्सी करवाऊं उसको? डॉर्सिफ्लेक्शन भी और प्लांटरफ्लेक्शन भी खुद नहीं करवानी, अपने भाई को कहना है कि खुद से करे, एक्टिवली करे। स्वीयर नहीं है, थोड़ी सी होती है लेकिन फिर पेन उसको हो जाता है। स्वीयर किस्म का पेन आता है? नहीं स्वीयर नहीं है, उम्र थोड़ी सी करना। आगे को करो। एक दफा करवा के देख लेना कायनात बेटा। डॉर्सिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डॉर्सिफ्लेक्शन करे, मैक्सिमम प्लांटरफ्लेक्शन करे, एक एक दफा बस, एक दफा डॉर्सिफ्लेक्शन, एक दफा प्लांटरफ्लेक्शन।
सर अगर बाहर तो से जाहिर स्पोर्ट नहीं है लेकिन अंदर से है, लेकिन अगर कहते हैं तो एक्सरे करवा लें, ज्यादा मसला ना वैसे हो जाए। कायनात बेटा एक्सरे करवा लें, ज्यादा अच्छी बात है। आप चाहे जी मूवमेंट सर। ना करो, एक्सरे करवा लो एक दफा, ठीक है। अगर स्वेलिंग तो है, सर अगर इमोबिलाइज करवा दें, क्या कह रहे हो? इमोबिलाइज भी करवा दूं ना, थोड़ी सी मूवमेंट करवा के? मूवमेंट आप ना करवाएं, अगर स्वेलिंग है तो एक्सरे करवा लें, ठीक है। सर क्योंकि मैंने कल आइसिंग की थी तो आइसिंग से इतनी स्वेलिंग कम नहीं हुई, थोड़ी सी बस माइनर सा फर्क आया है। ठीक है, आपने एक्सरे करवाना है फिर। जी सर। एक्सरे करवाएं, उसको पाँव को रेज रखें, ऊपर रखें पाँव को जिस्म से, बाकी बॉडी से, उसको इमोबिलाइज करें। आइसिंग मैक्सिमम टाइम के लिए करनी है, ठीक है। जी सर ठीक है। सही है ना, मैक्सिमम टाइम के लिए। जो प्रोटोकॉल है वो हर 2 घंटों के बाद आप आइसिंग कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। ठीक है सर। सर अगर मूवमेंट्स में के दौरान पेन नहीं इतनी हो रही तो एक्सरे की जरूरत तो नहीं ना है? हाँ, अगर अगर आइसिंग से और आप कह रहे हो कि सर इमोबिलाइज करने से। मूवमेंट, आप कह रहे हो कि मूवमेंट बहुत स्लाइट होती है और जब वो मूवमेंट परफॉर्म करता है तो पेन होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सरे करवा लें। स्वेलिंग भी है, मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो एक्सरे इंडिकेटेड है। जी ठीक है सर, ठीक है सर, करवा लेते हैं। ओके ओके सर, बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज बच्चों।